नमस्कार दोस्तों, मेंटरशिप फॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, उसमें आज हमारा जो है सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने एक क्लास ले चुके हैं जिसमें हमने सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। मुझे उम्मीद लगता है कि वो सीरीज आपने देखा होगा, क्लास देखा होगा और वो उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल मिला होगा। बहुत सारी कुछ नई चीज़ें उसमें देखने को मिले होंगे। इसी तरीके से आज का जो क्लास है, तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन और ऋग वैदिक पीरियड, दो क्लास मतलब दो चैप्टर को हम लोग इसमें कवर करेंगे आज के क्लास में। और कोशिश करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो हम आपके साथ लाए, ताकि वो आपको एग्जाम में क्या हो, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचा सके। तो ठीक है, आज का फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्लास है। पहला आज हम लोग कवर करेंगे कौन सा चैप्टर? इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ऋग वैदिक पीरियड। दो चैप्टर है, उसको आज हम लोग करेंगे। उससे संबंधित लगभग लगभग 40 के आसपास में क्वेश्चन है, 40-42 के आसपास में क्वेश्चन है। तो हम लोग एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें कैसे कैसे प्रश्न बने हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ग्रेट बाथ ऑफ इंडस, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विशाल स्नानघर है, उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है यहाँ पे पूछ रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रू, ट्रू पूछ रहा है। तो इसका उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था? नहीं। इसका उपयोग संभवतः धार्मिक उद्देश्य के लिए किया जाता था, यह स्टेटमेंट सही है। इसका उपयोग नगर जलाशय के रूप में किया जाता था, यह भी नहीं है। इसका उपयोग खेती के लिए किया जाता था, यह भी सही नहीं है। सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आपको पता है कि जो विशाल स्नानघर है वो कौन सा हड़प्पा स्थल का मेन क्या कर सकता था, विशेषता था, वो उसके बारे में हम अब बात करेंगे। तो सबसे पहले तो थोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्या होता है, क्या है उसका सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, इसको कई नामों से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है। सबसे पहला है, इसको बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता। इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसको कांस्य युगीन सभ्यता के भी नाम से भी जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक। और एक और है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको चार नामों से जानते हैं: हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और प्रथम नगरीय सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों इसको बोलते हैं? तो जब सिंधु क्या कह सकते हैं, घाटी सभ्यता में जो प्रथम स्थल जो खोज किया गया था वो हड़प्पा था। प्रथम जो स्थल खोज था, प्रथम स्थल खोज किया गया था। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इस समय में कांस्य का प्रयोग किया जाता था। कांस्य का प्रयोग किया जाता था। लोहे का इस समय कोई साक्ष्य नहीं मिला हुआ था। लोहे का साक्ष्य कब मिला हुआ था? लोहे का साक्ष्य मिला हुआ था आपका उत्तर वैदिक काल में, 1000 ईसा पूर्वी के आसपास में लोहे का साक्ष्य मिला हुआ था। इस समय में कांस्य का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न अच्छा देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता था, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। हड़प्पा सभ्यता में हुआ क्या था कि मतलब कि जमीन के अंदर जो कुछ भी था, तो सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या हुआ था कि जमीन की खुदाई हुई। क्यों हो? क्योंकि उस समय रेलवे का निर्माण किया जा रहा था। तो जब रेलवे का निर्माण किया जा रहा था, तो जब रेलवे का ट्रैक बिछाने के लिए जगह का खुदाई किया गया हुआ था, तो उस समय अंदर से कुछ कुछ चीजें मिली हुई थी। तो उस समय कौन था, मतलब क्या कह सकते हैं, जॉन कनिंगम। जॉन कनिंगम था। तो उस समय उतना ज्यादा उस पर डिटेल में कुछ नहीं गए, लेकिन 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
के डीजी कौन थे, डायरेक्टर जनरल थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी थे डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल। कौन थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल। उसी के कहने पे दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने क्या किया था, हड़प्पा का खोज किया था। हड़प्पा का खोज किया हुआ था कौन, दयाराम साहनी। कब किया हुआ था, 1921 ईस्वी में। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1921 में डायरेक्टर जनरल कौन था, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही, कहने पर दयाराम साहनी के द्वारा क्या किया हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया था, हड़प्पा सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता था और इससे संबंधित कई और सारे महत्वपूर्ण जगह थे, उसके बारे में अलग अलग लोगों ने उसका क्या किया हुआ था, खोज किया हुआ था। तो अब जो प्रश्न है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये मोहनजोदड़ो का मुख्य विशेषता था। कौन, ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो विशाल स्नान घर था मोहनजोदड़ो में था। मोहनजोदड़ो में था विशाल स्नान घर, विशाल स्नान घर था। इसमें क्या था कि इस टाइप का एक स्नान घर था जो चारों तरफ से था। इसमें सीढ़ी बनाया गया हुआ था, सभी तरफ से सीढ़ी बनाया गया हुआ था। और इसमें क्या होता था ना कि लोग स्नान करने जाते थे धार्मिक अनुष्ठान के लिए। कोई मतलब आज भी हम लोग देखते हैं ना कि कोई मतलब क्या हो जाता है, फेस्टिवल वगैरह होता है या कोई कोई पर्व त्योहार होता है तो गांव के आसपास में कोई तालाब होता है तो उसमें लोग जाकर क्या करते हैं, स्नान करते हैं। तो उसी तरीके से उस समय भी ये जो स्थल था, स्नान घर था, कहाँ पे था, मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो में इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए प्रयोग किया जाता था। तो क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि संभवतः धार्मिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। तो स्नान घर का मतलब कि यूज किसके लिए किया जाता था, धार्मिक अनुष्ठान के लिए। तो इसका आपका आंसर सही हो गया, मोहनजोदड़ो में था ये। अब थोड़ा सा और हम आपको बताते हैं, इसके बारे में आप समझ गए। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन नगर बांधों का श्रृंखला बनाकर जोरे से, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर बांधों की एक श्रृंखला बनाकर और जल को जुड़े स्थलों को प्रवाहित करके जल संग्रह प्रबंधन की विस्तृत प्रणाली देता है। Which one of the following ancient town is well known for elaborate system of water harvesting and management, building series of dam and channelizing water into connected reservoir। देखिए जो हड़प्पा का जो अलग अलग स्थल थे, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, चन्हुदरो हो गया, धौलावीरा हो गया, कालीबंगा हो गया, ये जो सब अलग अलग स्थल थे तो उसकी अलग अलग कुछ कुछ क्या थे, विशेषताएं थी। तो जो धौलावीरा था, धौलावीरा ये कहां पे है, गुजरात में। इसका मेन जो फीचर था क्या था, वाटर रिजर्वायर का, जल मतलब कि क्या हो जाता है, जो जल प्रबंधन, जल प्रबंधन, जल प्रबंधन इसका मुख्य विशेषता था। किसका, धौलावीरा का। धौलावीरा का मुख्य विशेषता था जल प्रबंधन। तो ये आपका आंसर यूपीएससी 2021 प्री का है, तो धौलावीरा है इसमें आपका करेक्ट सही है। अब आप थोड़ा सा हम आपको ना हड़प्पा के अलग अलग जगहों के बारे में बता देते हैं। हड़प्पा के जो अलग अलग जगह थे उसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपको काफी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो हड़प्पा के जब खोज हुआ था, तो हड़प्पा खोजे थे तो उस समय भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान सब तो इंडिया का पार्ट ही था, बाद में ना जाकर सबका डिवीजन हुआ था, ठीक। तो उस समय कौन से जगह पे कौन कौन से स्थल थे ये हम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए 3 जगह थे, एक था भारत, उसके बाद था आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और फिर था पाकिस्तान। 3 जगहों पर स्थल का खोज किया गया था, जो हड़प्पा सभ्यता का जो खोज किया था, तो 3 जगह स्थल थे। तो अब देखते हैं कि भारत में कौन कौन सा था। तो भारत में अगर आप बात करेंगे
तो यहाँ पे है आपका जम्मू एंड कश्मीर। ऊपर से हम लोग मैप देखते चलेंगे, मैप के थ्रू करेंगे। जम्मू कश्मीर, यहाँ पे कौन सा था, यहाँ पे था मांडा, और ये किस नदी के था, ये था चिनाब नदी, ये चिनाब नदी के किनारे था। ये जम्मू कश्मीर में हो गया। जम्मू कश्मीर से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, कहां पे, पंजाब। तो पंजाब में दो था, पंजाब में दो था, एक था रोपर और दूसरा था संघोल। देखिए पहला कौन था, जम्मू कश्मीर, उसके बाद था पंजाब, पंजाब में कौन था, रोपर और संघोल था। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आइएगा तो था हरियाणा। हरियाणा में तीन था। कौन कौन था, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, उसके बाद था आपका बनावली, बनावली, उसके बाद था भगवानपुरा, भगवानपुरा, और था आपका मिताथल, मिताथल। ये आपका हरियाणा में था। हरियाणा में कितना हो गया, हरियाणा में हो गया आपका राखी गढ़ी, बनावली, फिताथल और भागलपुरा। उसके बाद थोड़ा सा अगर आप हरियाणा के बाद आएंगे तो फिर आपका गुजरात। गुजरात में था दो पार्ट में, एक था खंभात की खाड़ी में और दूसरा था कच्छ की खाड़ी में। तो खंभात की खाड़ी में कौन कौन था, भगत राव, भगत राव, प्रभास पाटन, भगत राव, प्रभास पाटन। उसके बाद हो गया आपका रंगपुर, यहां पे था आपका धौलावीरा, धौलावीरा, और उसके बाद यहां धौलावीरा था, और कौन था, देसलपुर, और था सुतकोडरा, देसलपुर। इतना ये था आपका हरियाणा में। क्या क्या, गुजरात में हो गया भगत राव, हो गया प्रभास पाटन, हो गया रंगपुर, हो गया उधर आपका कच्छ खाड़ी में धौलाबूरा, देसलपुर था। ठीक, अब थोड़ा देखते हैं भारत में ही अगर हम आप बात करेंगे तो कहां तक हम लोग पहुंचे थे, हरियाणा तक पहुंचे थे, क्या कहते हैं, गुजरात तक पहुंचे थे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे और आते हैं, तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हरियाणा, इसके बाद कौन सा आ जाएगा, फिर राजस्थान। राजस्थान में कौन सा था, कालीबंगन, राजस्थान में कौन सा था, कालीबंगन। उसके बाद राजस्थान से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कौन था, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन था, महाराष्ट्र में था आपका महाराष्ट्र में था दाइमाबाद, दायमाबाद। ये सबसे दक्षिणी बिंदु था, सबसे दक्षिणी बिंदु था। उसके बाद आप थोड़ा सा अगर आप और यहाँ पे आ जाओ उत्तर में, उत्तर में आ जाओ तो ये था आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में था आपका आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। उसके बाद था आपका हुलास, हुलास, और था बड़ा गांव। तो ये हो गया आपका कि ये भारत में कौन कौन स्थल है। तो भारत में कौन कौन स्थल, आप सबसे पहले जाएंगे तो जम्मू कश्मीर क्या था, मांडा था। उसके बाद उससे नीचे पंजाब में आएंगे तो रोपर और संगोल था। उससे नीचे अगर आप क्या कहते हैं हरियाणा में आएंगे तो राखी गढ़ी, बनावली, भगवानपुरा और मिताथल था। उसके नीचे गुजरात में आओगे तो गुजरात में कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में दो पार्ट में था, भगत राव, प्रभास पाटन, रंगपुर। उसके बाद धौलावीरा, देसलपुरा। ठीक, उसके नीचे थोड़ा सा आओगे महाराष्ट्र में दक्षिण में हो जाता है, वो हो जाता है दाइमाबाद। और इधर उत्तर में आओगे तो कौन सा, उत्तर प्रदेश में आपका हो जाएगा आलमगीरपुर। उसके बाद आपका क्या कह सकते हैं, आलमगीरपुर के बाद था हुलास था, और उसके बाद था बड़ा गांव था। ठीक, तो भारत का जो स्थल था वो आप क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अफगानिस्तान में कौन कौन था। अब अफगानिस्तान में हड़प्पा कालीन स्थल कौन कौन था वो थोड़ा देख लेते हैं। अफगानिस्तान में आपका था दो,
सुरतघई और मुंडीगाग। सुरतघई और मुंडीगाग कहां पे था? ये था आपका अफगानिस्तान में। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बहुत सारा स्थल खोजा गया हुआ था, हड़प्पा कालीन स्थल। तो पाकिस्तान में देखते हैं कि कौन कौन सा था स्थल था हड़प्पा कालीन स्थल। अब पाकिस्तान की अगर बात करेंगे तो इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक कर देते हैं हम आपका कौन सा सिंध वाला रीजन, एक सिंध हो गया, दूसरा पंजाब प्रांत, पंजाब पाकिस्तान में भी है, पंजाब प्रांत था, ये हो गया सिंध हो गया, पंजाब प्रांत हो गया, और एक हो गया आपका बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक, बलूचिस्तान। 3 पार्ट में हम लोग पाकिस्तान का डिवीजन कर दिए। कौन कौन? तो सिंध में देखिए, सिंध में देख लीजिए आपको था मोहनजोदड़ो, ये सबसे बड़ा स्थल था हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो हो गया। उसके बाद था चन्हू-दरो, उसके बाद था कोट दीजी, कोट दीजी, उसके बाद था आमड़ी, उसके था अली मुराद, अली मुराद। कौन कौन था? मोहनजोदड़ो, चन्हू-दरो, कोट दीजी, आमड़ी, अली मुराद। ये हो गया। पंजाब में था आपका, पंजाब में था आपका हड़प्पा एंड गुमला, 2 स्थल था पंजाब में। बलूचिस्तान में देखेंगे तो बलूचिस्तान में था आपका कौन था? सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, उसके बाद था सुतका कोह, उसके बाद था आपका डाबरकोट और था बालाकोट। ठीक, ये था। इसको थोड़ा देखिए, थोड़ा सा इसको याद करने का मतलब एक नॉर्मल तरीका याद कीजिए। बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान यानी कि बचपन, बलूचिस्तान से नाम क्या हो रहा है? बचपन। बचपन में, तो बचपन में जब हम लोग कहीं पे भी ट्रेवल वगैरह करते मतलब है, या फिर जो बच्चों कहीं ट्रेवल वगैरह करते तो उसकी मम्मी क्या बोलती है कि सुसु दबा लो, सुसु क्या कर लो? दबा लो। कुछ देर के बाद जब गाड़ी रुकेगी तो क्या हो जाएगा? सुसु कर लेना। तो सुसु, सु से क्या हो जाएगा? सुसु दबा, सुसु दबा। तो क्या होगा? सु से क्या होगा? सुत का गेंडोर हो गया, सु से क्या होगा? सुत का को हो गया, और डा से क्या होगा? डाबर कोट हो गया, और ये बा से क्या हो गया? बाला कोट हो गया। तो थोड़ा मतलब याद करने के लिए कुछ अपना थोड़ा ट्रिक लगा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको अगर आप थोड़ा सा ट्रिक के थ्रू जाएंगे तो आपको कैसे याद करना होगा? एक सेकंड देखते हैं कि मोहन ने चंदू को आम एक और यहां पे था जुडेर, जुडेर जोदड़ो था, एक जुडोर जोदड़ो था, जुडेर जोदड़ो, जुडेर जोदड़े। तो मोहन ने चंदू को मोहन ने चंदू को जुड़े आम खिलाकर क्या कर दिया? मुरीद कर दिया, मुरीद कर दिया। यानी कि मोहन ने चंदू को जुड़े में से होता है क्या? जुड़वा, 2 आम, यानी कि मोहन ने चंदू को 2 आम खिलाकर उसको, आप कोई भी आदमी क्या हो जाता है, किसी को कुछ खिला दीजिए तो वो आपके क्या हो जाता है? मुरीद हो जाता है। ठीक, मुरीद हो जाता है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा ट्रिक याद कर लीजिए, क्योंकि इतना सारा नहीं याद होगा। तो मोहन से क्या हो जाएगा? मोहन से हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो, मोहन से क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। उसके बाद चंदू से क्या हो जाएगा? चन्हू-दरो, चन्हू से क्या हो जाएगा? को से क्या हो जाएगा? कोट दीजी, को से क्या हो जाएगा? कोट दीजी। और जुड़े से क्या होगा? हो जाएगा जुड़ेर जोदड़ो, जुड़े से क्या हो जाएगा? जुड़ेर जोदड़ो। और आम से क्या हो जाएगा? आमड़ी, आम से क्या होगा? आमड़ी। और मुरीद से क्या हो जाएगा? अली मुराद, अली मुराद।
तो ये आपका एक ट्रिक हो गया, शॉर्ट ट्रिक बनाकर आप याद कर सकते हैं। तो हड़प्पा स्थल आपको पता हो गया भारत में कौन कौन से, तो जम्मू से लेकर हमने क्या किया कि यूपी तक बता दिया। अफगानिस्तान में क्या था, अफगानिस्तान में 2 था, मुंडी घाट और सुर्त घाई था। और ये फिर आपका पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान को भी 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला था सिंध वाला क्षेत्र हो गया, फिर उसके बाद क्या हो सकता था, पंजाब वाला था, और उसके बाद क्या था, बलूचिस्तान वाला था। तो सबसे ज्यादा फेमस वाला कौन था, सिंध वाला में। सिंध वाला में कौन कौन था ज्यादा है कि मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, कोटदीरी, आमरी, अली मुराद, और उसके बाद क्या था, जुडेर जोधरो। तो इसको थोड़ा सा मतलब कि आप ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। और ये वाला था सुतका गेंडोर, सुतका कोट, डाबरकोट, बालाकोट, तो बचपन में सुसु दबा। तो ये आपका क्लियर हो गया, मतलब जो हड़प्पा स्थल था वो सब क्लियर हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखते हैं उसके संबंधित क्या क्या क्वेश्चन होता है। तो आगे हम क्वेश्चन में उस तरीके से डील करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछ रहा है कि बेस्ड ऑन द रिमेन्स डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एक्सकैवेशन ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो भी खोज किया गया हुआ था, हड़प्पा सभ्यता के खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे दे रहा था कि सभी प्रकार के निर्माण कार्यों में एक ही आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ये बिल्कुल सही है। मुख्यतः सभी घर एक मंजिला बने होते थे। मुख्यतः सब जो हड़प्पा जो स्थल था, जो हड़प्पा सभ्यता था, उसमें जो घर बने हुए थे वो ज्यादातर जो घर क्या थे, एक मंजिला पाया गया था। लेकिन मोहनजोदड़ो में था कि मोहनजोदड़ो में 2 मंजिला भी पाया गया था। मोहनजोदड़ो में 2 मंजिला भी पाया गया हुआ था। ठीक, तो ये बोला कि मुख्यतः सभी, यानी कि मुख्यतः बोला, यानी कि ये भी स्टेटमेंट सही है। ज्यादातर जो था एक मंजिला था, लेकिन मोहनजोदड़ो में क्या था, 2 मंजिला पाया गया हुआ था। मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी थी। नहीं, ये 10 मीटर, ये वाला जो 10 मीटर चौड़ी था, ये ऐसा कुछ नहीं था। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि सभी प्रकार के, उसके जो ईंट होता था, ईंट का आकार क्या होता था, 4:2:1 के रेशियो में होता था। जो ईंट बनता था उस समय, जो ईंट पाया गया हुआ था हड़प्पा सभ्यता के दौरान में, तो उसका ईंट का क्या था, साइज 4:2:1 का था। तो सभी प्रकार के निर्माण कार्य में एक ही आकार के ईंटों का प्रयोग किया जाता था। बिल्कुल ये सही बात है। मुख्यतः सभी घर के एक मंजिला के बने होते थे, ये भी सही है। एक तो था मोहनजोदड़ो जहां पे 2 मंजिला का पाया गया हुआ है। और मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी थी, ऐसा कुछ नहीं था, कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं था 10 मीटर चौड़ी का। तो स्टेटमेंट 3 गलत है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 और 2 हो जाएगा। 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका CGPS छत्तीसगढ़ PCS का क्वेश्चन है, 2023 का है। आपको पता ही है ना कि नगर नियोजन उसका क्या था, क्या कह सकते, इस टाइप के था, राइट एंगुलर का। इसके आसपास में घर हुआ करते थे, इसके आसपास में घर हुआ करते थे। और घर के जो पीछे वाला जो एरिया होता था, उससे क्या होता था, मतलब कि खिड़की होता था और दरवाजा होता था पीछे वाले एरिया से। तो बेस्ट जो क्या बोल सकते हैं, नगर नियोजन का जो बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो कहां पे मिलता था, हड़प्पा सभ्यता में मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कोट दीजी हड़प्पा स्थल उस सभ्यता के निम्नलिखित प्रस्तुत से किसके निकट है। द हड़प्पा साइट कोट दीजी इज क्लोज टू द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। तो अभी हम बताए हैं कि मोहनजोदड़ो क्या था, सिंध वाले में। सिंध वाले में क्या था, मोहनजोदड़ो और कोट दीजी। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एक ही में पाया जाता था। आपका देख लीजिए कि कौन सा लोथल, ये लोथल तो कहां पे है, गुजरात में है, तो ये तो होगा नहीं। कालीनबंगा कहां पे है, राजस्थान में है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद क्या कह सकते हैं, हड़प्पा, ये कहां वाला था, पंजाब में था, ये पंजाब पाकिस्तान के था। मोहनजोदड़ो ये वाला सिंध में था। तो इसलिए दोनों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा, मोहनजोदड़ो। द हड़प्पन साइट एट कोट दीजी इज क्लोज टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर साइट दैट ऑफ द सिविलाइजेशन। कोट दीजी हड़प्पा सिविलाइजेशन के निम्नलिखित में किस प्रमुख स्थलों से निकट थे। तो निकट में किसके था, कोट दीजी के निकट था। ये वाला आपका ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हड़प्पा पंजाब में था और मोहनजोदड़ो के निकट क्या था, सिंध था। तो ये वाला समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच मैच द सूची 1 को सूची 2 से सिमिलर कीजिए और नीचे दिए कोड का सही कीजिए। ये यूपीपीसीएस 2020 का क्वेश्चन है। अब देखिए, अभी बताए थे कि मांडा कहां पे था, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद अब देखिए हुलास कहां पे था, उत्तर प्रदेश में थे। अभी बताए थे हुलास उत्तर प्रदेश में था। बालू जो था वो था हरियाणा में, बालू था हरियाणा में, तो पादरी कहां पे हो जाएगा, गुजरात में। तो इस तरीके से अगर आप करेक्ट आंसर देखेंगे तो बालू का हरियाणा हो जाएगा, यानी कि ए का 3 हो गया, ए का 3 आपका ये वाला कट गया, ये कट गया, ए का 3 इसमें हो गया। मांडा बी का 2, बी का 2 यानी कि दोनों में भी सेम चल रहा है। पादरी सी का 4, सी का 4 यानी डी नंबर इसका सही होगा, डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बालू कहां पे है, बालू आपका गुजरात में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, पादरी गुजरात में है, बालू आपका हरियाणा में है और हुलास आपका उत्तर प्रदेश में है। तो ये हड़प्पा जो सभ्यता था उसके स्थलों के संबंधित में मिलान करना था, तो ये समझ गए क्योंकि हम पहले ही बता दिए थे कि कौन कौन रीजन में कौन कौन सा हड़प्पा स्थल था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी करना है यूपीपीसीएस, ये भी 2023 का क्वेश्चन है, इसको भी मैच करना है। पुरातात्विक स्थल है और वर्तमान स्थल है। तो नेवास कहां पे है, नेवास है आपका महाराष्ट्र में, इसामपुर है कर्नाटका में, डिडवाना है आपका राजस्थान में और गुडियम गुफा है ये तमिलनाडु में। ये वर्तमान जो दिया है मैच करने के लिए दिया हुआ है। तो नेवास है आपका महाराष्ट्र में, यानी कि ए का 3, ए का 3 हो गया। इसामपुर बी का 4, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4। गुडवाना सी का 1 यानी कि सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेवासा महाराष्ट्र में, इसामपुर कर्नाटका में, डिडवाना राजस्थान में और गुडियम गुफा कहां पे है, तमिलनाडु में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द फिगर और या मोड ऑफ द बोट आर फाउंड। किस सिंधु घाटी सभ्यता में नाव की आकृतियां या प्रतिकृतियां पाई गई थी। तो मोहनजोदड़ो और लोथल। लोथल में क्या था, लोथल कहां पे था, गुजरात। तो गुजरात में वो क्या था, लोथल एक प्रकार का ये पोर्ट था, बंदरगाह था। लोथल क्या था, बंदरगाह था। और मोहनजोदड़ो, ये दोनों जगह पे नाव की आकृतियां प्राप्त हुई है। कहां से, मोहनजोदड़ो। अब कालीबंगन से देखेंगे तो कालीबंगन से आपका ये मिला हुआ था, क्या कहते हैं, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला था, जूते हुए खेत का साक्ष्य। रोपर पंजाब में है, धौलावीरा गुजरात में है। यहां पे क्या था, जल संचयन का उदाहरण मिला हुआ था। भगत राव कहां पे है, गुजरात में है, ये भगत राव गुजरात में है। कोट दीजिए, सिंध पाकिस्तान में है, सिंध पाकिस्तान में है। और ये हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में है, पंजाब पाकिस्तान में है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो एंड लोथल, मोहनजोदड़ो एंड लोथल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, ये यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या बोलते थे, अर्बन सिविलाइजेशन। अभी बताया है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन को अर्बन सिविलाइजेशन बोलते थे। लेटर वैदिक सोसाइटी में आपका फार्मर आ गया हुआ था। लेटर वैदिक सोसाइटी में फार्मर, ऋग वैदिक सोसाइटी में पास्चर था और मिडाइवल में था क्या, जमींदारी। यानी कि ए का 4 और उसके बाद हो जाएगा डी का 2, ए का 4 डी का 2 ये वाला हो जाएगा। बी का 3 हो जाएगा और सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में अर्बन सिविलाइजेशन था। मिडाइवल पीरियड में मध्यकाल में क्या होता, जमींदारी व्यवस्था आ गया हुआ था। जमींदारी व्यवस्था कैसे आ गया था, तो उस समय 3 चीजों के लिए लड़ाई होता था। मध्यकाल में किस चीज के लिए लड़ाई होता था, जर जोरू जमीन, जर जोरू जमीन, जमींदारी व्यवस्था थी। वहां पे जमीन के लिए लोग लड़ते थे। जर मीन्स होता था स्वाभिमान, कि भाई हमको तुम क्यों कुछ बोल दिया, स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करेंगे। तो उसके लिए राजा अपने आप में क्या हो जाता था, लड़ जाता था। और जोरू मतलब होती थी दूसरे की पत्नी। अगर किसी की अच्छी पत्नी देख ली तो उस समय भी उस पर क्या हो जाता था कि वो अटैक कर देता था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी क्या हुआ था, पद्मिनी को, राजा रतन सिंह की जो वाइफ थी कौन थी, पद्मिनी, जो कहाँ थे, राजस्थान में। तो उसको पत्नी को वो देख लिया था। ऐसा माना जाता है कि इसमें पद्मावत जो बुक है, जिसमें पद्मावत मूवी भी आया हुआ था, उसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था संजय लीला भंसाली का। तो उसमें ये बोला गया हुआ था
कि जो क्या कर सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को देख लिया था तो उसको इतना पसंद आ गया था कि उसको बोला कि नहीं हमको किसी भी कीमत में चाहिए तो चाहिए, और इसीलिए राजा रतन सिंह पर वो अटैक कर दिया हुआ था। तो पद्मिनी ने क्या बोला कि हम आपके पास नहीं जाएंगे, और वहीं पे जौहर कर लिया। तो राजस्थान में ही जौहर का कॉन्सेप्ट आया हुआ था। तो मध्यकाल में जर जोरू जमीन, तीन चीजों के लिए लड़ाई होता था, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था था। आज भी देखते हैं जमीन के लिए लड़ाई होता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से बोल रहा है कि मेडाइवल पीरियड में, तो मेडाइवल पीरियड में क्या था, जमींदारी व्यवस्था था। इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन था। लेटर वैदिक सोसाइटी में आपका हो गया था, क्या कह सकते हैं, फार्मर मतलब किसान का उद्भव हो गया हुआ था। और ऋग वैदिक सोसाइटी में चारागाह वगैरह का व्यवस्था हो गया था। तो ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर है, इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ये आपका यूपीएससी पीडी का क्वेश्चन है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी मतलब कि क्या कह सकते हैं, कॉमन सेंस का यूज करते हैं, तो दो आपका ऑप्शन ऐसे ही कट जाता मैच द फॉलोइंग में। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पता है कि अर्बन है, और मेडाइवल क्या है, जमींदारी है। तो ये 4 और ये मतलब क्या हो जाता, 2 हो जाता। तो 4 और 2 अगर आता तो सीधा का सीधा आपका आंसर डी हो जाता। तो एलिमिनेशन मेथड भी थोड़ा यूज करना होता है एग्जाम में, ताकि क्या हो, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें मतलब कि आसानी से सोल्व कर सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाई स्तर कलाकृतियों के उत्पादन से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स? तो मांडा, मांडा कहां पे था, जम्मू कश्मीर में। ये मतलब कि किसी भी प्रकार का जो स्थलाकृति के उत्पादन से संबंधित नहीं था, जम्मू कश्मीर वाला जो मांडा था। बाकी चन्हू था, चन्हू ये कहां पे है आपका, ये आपका सिंध पाक में था, सिंध पाक में था। और चन्हू नागेश्वर, बालाकोट, बालाकोट कहां पे था, ये भी पाकिस्तान में ही था, पाकिस्तान में ही था। चन्हू के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। एकमात्र स्थल था जहां पे दुर्ग नहीं पाया जाता था, दुर्ग नहीं पाया जाता था। चन्हू में एकमात्र स्थल था जहां पे क्या था, दुर्ग नहीं पाया जाता था। अब ये दुर्ग क्या होता था, उस समय जो हड़प्पा कालीन जो स्थल था, तो उस समय मेनली मतलब दो पार्टों में दिमाग था। एक था पश्चिमी भाग और एक था पूर्वी भाग। तो एक भाग में क्या होता था, जो ऊंचा वाला क्षेत्र होता था जिसको क्या बोलते थे, दुर्ग बोलते थे। और एक नीचा वाला होता था उसको जनसामान्य स्थल बोलते थे। ऊंचा स्थल होता था, काफी ऊंचा स्थल होता था, उसको दुर्ग बोलते थे। और बाकी नीचे वाला एक स्थल होता था उसको क्या बोलते थे, जमान सामान्य। और यहाँ पे जो आम आदमी होते थे वो लोग रहते थे। और यहाँ दुर्ग पे क्या होता था, बड़े बड़े किले होते थे, और जो राजा जो लोग होते थे वो लोग रहते थे दुर्ग में। ठीक, तो यहाँ पे एकमात्र स्थल था जहां पे दुर्ग नहीं था। कहां था, चन्हू में कोई दुर्ग नहीं था। क्यों नहीं वहां पे, क्योंकि वहां पे कोई दुर्ग का ऐसा कुछ वो नहीं मिला हुआ था, एविडेंस नहीं मिला हुआ था चन्हू का। ठीक, और क्या था चन्हू में, कि एकमात्र ऐसा था जहां पे मिट्टी की पकी हुई नाली था। एकमात्र स्थल था जहां पे मिट्टी की पक्की हुई नाली था। कहां पे, चन्हू में। एक तो यहाँ पे क्या था कि एकमात्र ऐसा था जहां पे कोई दुर्ग नहीं था। दूसरा क्या था कि एकमात्र ऐसा स्थल था जहां पे मिट्टी की पक्की नली जो बनाते थे ना, पानी वानी भरने के लिए, तो पक्की नाली का था। और यहाँ पे था आपका मनका बनाने का कारखाना मिला हुआ था, मनके बनाने का कारखाना था। तो ये हो गया आपका चन्हू के बारे में हो गया। आ रहा है ना हड़प्पा सभ्यता समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट कलाकृतियां निम्नलिखित में से कौन सी सही है? तो एस्टिटाइट सिल्क, ब्रिक ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो, गोल्डन ब्रेसलेट, सिल्वर स्पिटोन। सिलखड़ी की मुहर, मुहर मुहर उस समय प्राप्त हुआ था कहां पे, हड़प्पा कालीन जो स्थल थे वहां पे मुहर प्राप्त हुआ था। कहां पे प्राप्त हुआ था, ये हुआ था मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से मुहर प्राप्त हुआ था। तो ये जो मुहर जो बनते थे वो जनरली सेलखड़ी का मुहर बनता था। तो ये वाला सही है,
सेलखरी का मुहर बनता था और वो वर्गाकार आकार का, आयताकार आकार का, इस तरीके का अलग अलग आकार का बनता था मुहर। ठीक, मानकीकृत अनुपात ईंट, अभी बता रहे थे ना, स्टैंडर्डाइज कितना, जो ईंट का रेशियो था कितना था, 4:1 का था। तो ये था सोने के कंगन। ठीक है, हड़प्पा कालीन उस समय में सोने का यूज किया था, लेकिन कंगन का ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला हुआ था, कंगन का नहीं मिला। और चांदी के पिकदान, इस तरीके का कोई वहां पे एविडेंस नहीं मिला हुआ था। तो सही कौन सा हो जाएगा, ये गलत है, यानी 1 और 2, बी नंबर सही है। सेलखरी की मोहरे होते थे, अलग अलग आकार का होता था, आयताकार, वर्गाकार, इस तरीके का होता था। और मानकीकृत अनुपात की माने कि एक स्टैंडर्ड रेशियो का ईंट मिलता था, और उसी ईंट से क्या हो जाता था, मकानों वगैरह का, घरों वगैरह का निर्माण होता था। लेकिन ये सोने के कंगन, चांदी के पिकदान का इस तरीके का कोई एविडेंस नहीं मिला हुआ, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1 और 2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा मोहनजोदड़ो के बारे में बात कर लेते हैं। नहीं, पहले से एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। मिट्टी के बर्तन, मोहरे और ईंटें बांटों में स्पष्ट एकरूपता थी, ये सही है। उत्तर हड़प्पा स्थलों में वही निर्माण तकनीक का प्रयोग हुई जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में, नहीं, ये गलत है। उसके बाद चेंजिंग हो गया था। देयर इज अ रिमार्केबल यूनिफॉर्मिटी इन द आर्टिफैक्ट एविडेंट पोर्ट्री सेल्स एंड ब्रिक्स एंड द वेट्स, ये सही है। द सेम कंस्ट्रक्शन टेक्निक वाज यूज्ड इन द लेटर हड़प्पन साइट व्हिच वाज यूज्ड इन द मैच्योर हड़प्पा, ये गलत है, सिर्फ 1 सही है। उस समय बाकी जो आर्किटेक्ट वगैरह जो बनता था उसका तो स्टैंडर्ड था, लेकिन जो ये बोल रहा है कि जो परिपक्व हड़प्पा, जो आगे का जो हड़प्पा वही टेक्निक का यूज किया गया, तो ऐसा कुछ नहीं था। टेक्निक में क्या हो गया था, चेंजिंग हो गया था, समय आता तो समय के साथ चेंज क्या होता है, चेंजिंग होता है, पहले का थोड़ी ना हर बार चीजों को यूज किया जाएगा, तो वो गलत आंसर है। At which of the Indus Valley site was a terracotta replica relating to the exploration of plough discovered? खेत के जुते हुए साक्ष्य का कहां से मिला है, तो ये आपका हो जाएगा बनावली से। अब थोड़ा सा देख लेते हैं धौलावीरा के बारे में, पहले देख लेते हैं। धौलावीरा के बारे में नोट कीजिए। धौला में होता है सफेद, और वीरा में होता है कुआं। इसको सफेद कुआं के नाम से भी जाना जाता था। ये कहां पे पाया जाता है, ये गुजरात में है। कहां पे है ये, गुजरात में है। कौन सा, ये है आपका भोगवा नदी के किनारे। धौलावीरा, धौलावीरा को सफेद कुआं के नाम से भी जानते हैं। और कौन सा है इसका, धौला, धौलावीरा हो गया। कहां पे है, धौला में होता है सफेद, वीरा में ये गुजरात में पाया जाता है। धौलावीरा में इसको यहाँ पे जल संचयन का मिला हुआ है। प्राप्तियां क्या हुआ है, यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, जल संचयन का मिला हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे साइन बोर्ड मिला हुआ है, साइन बोर्ड मिला हुआ है। यहाँ पे स्टेडियम मिला हुआ है, स्टेडियम मिला हुआ है, जल संचयन मिला हुआ है, साइन बोर्ड मिला हुआ है, स्टेडियम मिला हुआ है। और कौन सा इसमें मिला हुआ है आपको, घोड़े के अवशेष मिले हैं, घोड़े के अवशेष। और यहां से मिला है त्रिभागी स्थल मिला है, त्रिभागी स्थल। 3 भागों में, जनरली 2 भागों में स्थल होता था, लेकिन यहाँ पे धौलावीरा में क्या था, धौलावीरा में तीन तीन स्थल पाया गया था, त्रिभागी स्थल पाया गया। तो ये इसके थोड़ा कुछ फीचर है। धौलावीरा क्या, धौला में होता है सफेद, वीरा में होता है कुआं, ये गुजरात में पाया जाता है। इसमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो जल संचयन यहाँ पे हो रहा है, साइन बोर्ड मिला है, स्टेडियम मिला है, घोड़े के अवशेष मिले हैं, और त्रिभागीय स्थल मिला हुआ है। ये कौन सा है, धौलावीरा का है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कालीबंगन।
कालीबंगन। कालीबंगन ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। यहाँ पे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं। कहाँ पे? कालीबंगन में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे क्या था आपका? यहां से क्या कर सकते हैं, श्रृंगार का भी मिला हुआ है। श्रृंगार का मिला हुआ है, राजस्थान में ये कालीबंगन है। नेक्स्ट आपका है, ये है आपका राखी गढ़ी। राखी गढ़ी ये है आपका कहाँ पे? हरियाणा में। ये भारत में सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है कौन सा? राखी गढ़ी। बनावली से भी मिला हुआ है आपका हल्का, हल्का उदाहरण मिला हुआ है बनावली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following was not associated with the excavation of हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो? तो आर डी बनर्जी किससे था? आर डी बनर्जी था आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। ये के एन दीक्षित, ये भी मोहनजोदड़ो से था। मोहनजोदड़ो। और ये था आपका रंगपुर से। रंगपुर, रंगपुर। बीए स्मिथ नहीं था। बीए स्मिथ कोई भी हड़प्पा सभ्यता के क्या कर सकते हैं, खोज से संबंधित नहीं था। ये दोनों कौन? के एन दीक्षित और एम एस भट्ट, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ एएसआई के डीजी भी रहे हुए थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी भी ये दोनों रहे हुए थे। आर डी बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किए हुए थे। के एन दीक्षित मोहनजोदड़ो को खोज किए, मतलब उसके संबंधित थे। एम एस वत्स भी रंगपुर से संबंधित थे। बीए स्मिथ ऐसा कुछ नहीं था। ये बीपीएससी पीडी का 2021 का क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध बैल मुहर निम्नलिखित में से किस स्थान से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ था। कहां से मिला हुआ था? मोहनजोदड़ो से मिला हुआ था। लोथल से नहीं था, चन्हुदरो से नहीं था, हड़प्पा से नहीं था, ये आपका मिला हुआ था मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सौ विन्यास, युगल सौ जो डबल वो था आपका लोथल से। लोथल से आपका मिला हुआ था क्या? युगल समाधान। एक साथ में मतलब दो शवों को दफनाया हुआ ऐसा पाया गया हुआ था। कहाँ पे? लोथल से। लोथल से ये, और यहाँ पे और क्या क्या था आपका? डॉकयार्ड भी मिला हुआ था। डॉकयार्ड मिला हुआ था लोथल से। ये पोर्ट भी था। डॉकयार्ड मिला हुआ था लोथल से। हो गया आपका युगल सौ मिला हुआ था लोथल से। यहाँ पे एक अग्निकुंड भी मिला हुआ था। अग्निकुंड मिला हुआ था। मनके बनाने का कारखाना मिला हुआ था। यहाँ पे मनके बनाने का कारखाना मिला हुआ था। यहाँ पे अग्निकुंड मिला हुआ था, डॉकयार्ड था। उसके बाद और क्या था यहाँ पे आपका था? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन था? तो सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल भारत में कौन था? राखी गढ़ी था। राखी गढ़ी था। धोलावीरा नहीं था, धोलावीरा नहीं था, कालीबंगन नहीं था, राजस्थान क्या कहते हैं लोखल नहीं था। राखी गढ़ी भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल था।
अब देखिए यहाँ पे मैच कीजिए, कोट दीजिए था आपका एफ ए खान, हड़प्पा में था आपका दयाराम सहनी, कालीबंगन में था लुई झो, और इसके बाद मोहनजोदड़ो में था आर डी बनर्जी। ठीक, तो आपका ये हो जाएगा ए का दो, ए का दो हो जाएगा, ए का दो यानी कि एक ही में ऑप्शन में है, ए का दो, बी का तीन, बी का तीन, बी का तीन, ठीक है। उसके बाद सी का वन, सी का वन, और डी का चार, एक ही ऑप्शन था, यानी कि एक ही बार में ये सही हो जाता। अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो, अगर ए को मैच कर रहा है बाकी कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो फिर उसमें ज्यादा दिमाग लाना की जरूरत नहीं है, यानी कि करेक्ट मैच होगा, जब भी होगा वो सही होगा। तो सीधा देखे कि भाई ए का हमको दो मिल गया हुआ और ए का दो और किसी तीनों ऑप्शन में नहीं है, तो सीधा बिना किसी को देखे हुए निकल लेंगे, वहां पे हमारा सेकेंडो में आंसर हो जाएगा। बाकी हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैच तो दिया हुआ रहता है वो सही ही दिया हुआ रहता है, तो हम उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर है उसी तरीके से हड़प्पा, हड़प्पा का क्या है, दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो का कौन है, आर डी बनर्जी, चन्हूदड़ो का क्या हो जाएगा आपका, चन्हूदड़ो का हो जाएगा आपका ये एन जी मजूमदार, और लोथल का हो जाएगा आपका रघुनाथ राव। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट जो मतलब कि क्या कर सकते हैं, हड़प्पा स्थल है और उससे संबंधित जो व्यक्ति है जो उसके खोज किए हुए हैं, उसके बारे में हम बता देते हैं कि कौन कौन किसका खोज किया हुआ है। ठीक, नोट कर लीजिएगा, हड़प्पा का किया हुआ था दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो का था आपका आर डी बनर्जी, मोहनजोदड़ो का क्या था आपका, मोहनजोदड़ो का था आपका आर डी बनर्जी था। और उसके बाद चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो का था आपका एनजी मजूमदार, एनजी मजूमदार। उसके बाद है आपका लोथल, लोथल के है आपका एस आर राव, एस आर राव, एस आर राव हो गया लोथल का। कालीबंगन का हो गया, कालीबंगन का हो गया अमलानंद घोष, अमलानंद घोष हो गया कालीबंगन का। उसके बाद हो गया आपका बनावली, बनावली का है आपका एस आर आर एस बिस्ट, आर एस बिस्ट, आर एस बिस्ट हो गया आपका। धौलावीरा का, धौलावीरा का है जेपी जोशी, जेपी जोशी है धौलावीरा का। हड़प्पा का हो गया दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो का आर डी बनर्जी, चन्हूदड़ो का हो गया एनजी मजूमदार, लोथल का हो गया एस आर राव, कालीबंगन का हो गया अमलानंद घोष, बनावली का हो जाएगा आर एस बिस्ट, धौलावीरा का होगा जेपी जोशी। तो यहां से देख लेते हैं, हड़प्पा का दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो का हो गया आपका आर डी बनर्जी, क्या कह सकते हैं आर डी बनर्जी, और चन्हूदड़ो का हो जाएगा आपका कौन सा, एनजी मजूमदार यानी कि एनजी जी गोपाल मजूमदार, और लोथल का हो जाएगा रघुनाथ राव, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए का तीन। तो ए का तीन सिर्फ इसी में दिया हुआ है ए नंबर में, तो सीधा का सीधा ये सही हो जाएगा, तीन का एक हो जाएगा, बी का वन हो जाएगा, सी का आपका चार हो जाएगा, और डी का आपका दो हो जाएगा। तो ये आपका सही हो गया। हड़प्पा से क्या मिला हुआ था, कब्रिस्तान मिला हुआ था, लोथल से आपका डोकयार्ड मिला हुआ था, कालीबंगन से आपका जूते हुए खेत का अलग था, मोहनजोदड़ो से डांसिंग गर्ल था, मोहनजोदड़ो से डांसिंग गर्ल था। तो ये आपका हो जाएगा। पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि हड़प्पा से क्या मिला हुआ था। हड़प्पा से मिला हुआ था आपका अन्नागार, अन्नागार मिला हुआ था, श्रमिकों के आवास मिला हुआ था, श्रमिकों के आवास मिला हुआ था, R37 कब्रिस्तान था, ये R37 कब्रिस्तान था। उसके बाद यहां से आपका देवी की मूर्ति थी, देवी की मूर्ति यहां से मिला हुआ था।
तो अन्नागार, श्रमिकों के आवास, R37, कब्रिस्तान, देवी की मूर्ति, ये हड़प्पा से मिला हुआ था। अगर आप बात करेंगे मोहनजोदड़ो से, तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला हुआ था? मोहनजोदड़ो से मिला हुआ था आपका, क्या कह सकते हैं, यहाँ पे भी था अन्नागार, विशाल स्नानागार, और इसके बाद यहाँ पे था आपका क्या कहते हैं, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, और यहाँ पे था पशुपति शिव के मुहर। पशुपति शिव के मुहर था, सूती कपड़े, सूती कपड़े, ये सब चीजें वहां पे मिला हुआ था। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। अन्नागढ़ था, विशाल स्नानगढ़ था, ब्रोंज डांसिंग गर्ल था, पशुपति शिव के मुहर थे, और सूती कपड़े मिले हुए थे। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और हड़प्पा से मिला था अन्नागढ़, श्रमिकों के आवास, R37 कब्रिस्तान। मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला था, यहाँ पे कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला था। मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। हड़प्पा से क्या मिल गया था? कब्रिस्तान का मिला था। लोथल से आपका डॉकयार्ड था, और उसके बाद कालीबंगन से आपका ये जुता हुआ खेत था, कालीबंगन से। और मोहनजोदड़ो से क्या था? डांसिंग गर्ल स्टेचू मिला हुआ था। तो ये आपका मैच हो जाएगा। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 का A, B का 2, C का 3 और D का नहीं, C का 3। 1 हो गया, 1 2 4 3, डी नंबर। वो एक मतलब कब्रिस्तान मिला हुआ था वहां पे हड़प्पा में, R37 नाम का एक कब्रिस्तान था, वहां पे मिला हुआ था हड़प्पा। हाँ, कब्रिस्तान का। तो वो हड़प्पा में जब उस समय खुदाई हुआ था ना, तो जो चीजें वहां पे मिली हुई थी उसके बारे में मिला हुआ है। तो हड़प्पा में आपका अन्ना घर, मतलब अनाज का घर मिला था, बहुत बड़ा भंडारण को रखने के लिए, कैसे वहां पे अनाज रखा जाता था वो मिला था। उसके बाद आपका श्रमिकों के आवास की, कैसे वहां पे श्रमिक जो लेबर लोग रहते थे, तो उसके आवास का कुछ साक्ष्य मिला हुआ था। उसके बाद कब्रिस्तान का था। देवी की मूर्ति, यानी कि लोग देवी देवता को उस समय पूजा करते थे, तो उसकी मूर्ति मिले हुए थे। उसी तरीके से अगर मोहनजोदड़ो में देखें तो वहां पर विशाल स्नान घर था, विशाल अनाज घर था। स्नान घर के लोगों में क्या था? धार्मिक अनुष्ठान के लिए, पूजा पाठ के लिए जाते थे। डांसिंग गर्ल था, मतलब एक ब्रॉन्ज का डांस करते हुए गर्ल्स का, लड़की का उसमें चित्र मिला हुआ था। तो ये सारी चीजें वहां पे मिला था। पशुपति शिव मुहर थे, सूती के कपड़े का वहां पे एविडेंस मिला हुआ था। मोहनजोदड़ो प्रेजेंट में अभी पाकिस्तान में, पाकिस्तान का जो सिंध इलाका है, हाँ, पाकिस्तान का सिंध इलाका है, वहां पे मोहनजोदड़ो है। और ये हड़प्पा भी है, ये भी पाकिस्तान में ही है, लेकिन ये पंजाब प्रांत में है। तो जब उस समय हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था ना, तो भारत में भी बहुत सारे जगह मिले थे, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा वगैरह में, और उसके बाद पाकिस्तान में भी मिले हुए थे, अफगानिस्तान में भी मिले हुए थे। तो उस समय सब इंडिया का पार्ट ही था, बाद में ना सबका डिवीजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमपीपीसीएस 2023 का क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी में आने उस समय कहां से क्या क्या चीजें मिलता था, उसके बारे में देखते हैं। तो लापिस लाजुली ये आपका मिलता था अफगानिस्तान से, जाडे मिलता था आपका पामीर से, कॉपर मिलता था खेतरी राजस्थान से, गोल्ड मिलता था कोलार। ये लेपिस लेजुली ये मिलता था आपका अफगानिस्तान से। जाडे मिलता था आपका पामीर से, कॉपर मिलता था राजस्थान खेतरी से, राजस्थान खेतरी से कॉपर मिलता था। गोल्ड मिलता था उस समय कोलार कर्नाटका। हाँ, गोलार को अभी भी केजीएफ जो मूवी बना हुआ है उसी पे है, बना है। तो हड़प्पा काल में जो गोल्ड मिलता था वो कहां से मिलता था? कोलार से मिलता था। कॉपर मिलता था राजस्थान खेतरी, खेतरी का जो राजस्थान है वो तंबा के लिए फेमस है। और उसके बाद जाडे मिलता था, वो पामेर से मिलता था, ये भी एक प्रकार का ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता था।
और लापिस लाजुली जिसको बोलते हैं वो अफगानिस्तान से मिलता था। तो ये आपका हो जाएगा लाजवर्द हो जाएगा अफगानिस्तान, जेड हो जाएगा आपका पामीर, तांबा हो जाएगा खेतरी, सोना हो जाएगा कोलार। तो इस तरीके से आपका ए का हो जाएगा 2, ए का 2 यानी कि बी नंबर में है, ये कट गया, ये कट गया, और उसके बाद बी का क्या है 4, तो बी का 4 है तो यानी कि डी नंबर ये कट गया। तो सीधा इसमें जिस तरीके का मैच बनना होता है तो बहुत इजी होता है, अगर 1 2 वो आपका मिला तो सही हो गया। ए का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद बी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि तकनीकों को प्रचलित संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हल की टेराकोटा प्रतिकृतियां बनावली स्तर से मिली है। अभी बताए थे कि जो बनावली कहाँ पे है, हरियाणा में है। तो वहां पे एक हल का जो मतलब हल बनाया होता ना खेत जोतने वाला, तो उसका एक प्रतिकृति मिला था, टेराकोटा मिला हुआ था। तो ये सही है। कालीबंगा में जूते हुए खेत का साक्ष्य, कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में, तो वहां पे जूते हुए खेत कैसे मतलब कि खेत जोता गया होता उसका साक्ष्य मिला हुआ है, तो ये सही है। अफगानिस्तान के सुतगोई स्तर पर सिंचाई के नहरों का निशान मिले, ये भी सही है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। अफगानिस्तान में कौन कौन था अभी बताए थे, सुरतगुई और मुंडिकाक। तो सुरतगुई में क्या था कि जल सिंचाई का कैसे कैसे जो था व्यवस्था उसके बारे में बताया गया हुआ था। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, 1 2 3, 1 2 3 तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। टेराकोटा का प्रतिकृति कहाँ मिला है, बनावली से मिला है। कालीबंगन राजस्थान में, वहां से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। और सिंचाई जो व्यवस्था था उसका कहाँ था, अफगानिस्तान के सुरतगुई से मिला है। तो वो तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉट ट्रू बोल रहा है, ध्यान देना है कि इसमें कौन सही नहीं है। तो एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम, आपको पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता था वो नगर नियोजन का बेस्ट एग्जांपल था। वहां पे कूड़ेदान का व्यवस्था था, वहां पे जल संचयन वगैरह नहीं, आज के समय में नहीं होता है कि थोड़ा सा बारिश हुआ तो पटना पूरा डूब गया, वैसा नहीं था। पानी निकलने का, पानी निकासी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कहीं पे था तो वो हड़प्पा सभ्यता में था। क्योंकि क्या होता था, घर इस तरीके से बनते थे, इस तरीके से घर बनते थे, और घर के इस साइड में क्या होता था, पीछे वाले खिड़की खुलते थे, दरवाजा खुलते थे, और पीछे ही नाली होता था। उसी नाली से पानी सीधा का सीधा क्या हो जाता था, मतलब नदी वगैरह में चला जाता था। बाहर रोड पे किसी भी प्रकार का कोई मतलब पानी का रुकने का कोई व्यवस्था ही नहीं था। तो सबसे बेस्ट प्लानिंग, टाउन प्लानिंग माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का। तो ये स्टेटमेंट सही है, एक्यूरेट। हाँ, सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता बोलते हैं, और उसी को बोलते हैं आपका क्या कर सकते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता। एक ही को 4 नाम से जाना जाता है। तो ये सही हो गया। ट्रेड एंड कॉमर्स वर इन द एडवांस स्टेज, हाँ उस समय मेजोपोटामिया मतलब इजिप्ट, उसके बाद अफगानिस्तान, इन सब देशों से क्या होता था, हड़प्पा का व्यापार होता था। तो उस समय ट्रेड भी क्या होता था, बड़े पैमाने पे होता था। तो ये भी करेक्ट आंसर है। वर्शिप ऑफ मदर गॉडेज, हाँ उस समय लोग प्रकृति की पूजा करते थे। आजकल के जो भगवान को पूजा होता है उस टाइप का नहीं था। प्रकृति, प्रकृति में किसको, सूर्य की पूजा करते थे, इंद्र की पूजा करते थे, पेड़ पौधे की पूजा करते थे, क्योंकि वो प्राकृतिक चीज है, वो नेचर से संबंधित है, वो लोगों को क्या करते थे, हेल्प करता था उस तरीके से। तो ये भी सही है। पीपुल न्यू अबाउट आयरन, ये गलत है। हड़प्पा काल में लोग आयरन नहीं जानता था। आयरन कब जान गया था, 1000 ईसा पूर्व में, यानी उत्तर वैदिक काल में। हाँ, उत्तर वैदिक काल में लोहे का साक्ष्य मिला हुआ था, यानी उससे पूर्व ब्रोंज का यूज होता था। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को ब्रोंज युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि उस समय कांस्य का सबसे ज्यादा यूज होता था। हाँ, कांसा ब्रोंज, जिसको ब्रोंज मेडल देखते हैं ना, ब्रोंज मेडल आज के समय में मिलता है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल। तो उस समय ब्रोंज बड़े पैमाने पर मिलता था, इसीलिए उसको ब्रोंज युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है कि पीपुल न्यू अबाउट आयरन, यानी कि लोग लोहे से परिचित थे, नहीं, उस समय लोग लोहे से परिचित नहीं थे, उस समय लोग सिर्फ ब्रोंज से परिचित थे। तो आपका एक कौन सा गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, डी नंबर गलत है, बाकी तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। समझ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्त्र के लिए कपास की खेती सर्वप्रथम कहां पर आरंभ हुई। तो ये भारत में सबसे पहले जो भारत में था कपास, उस समय टेक्सटाइल जो व्यापार होता था ना, क्या कह सकते हैं, टेक्सटाइल का जो क्षेत्र होता था, कपास से बड़े पैमाने पर कपड़े बनाए जाते थे। तो भारत में बड़े पैमाने पर क्या हो जाता था, कॉटन का प्रोडक्शन होता था उस काल में, ऐसा साक्ष्य मिला हुआ है। तो इंडिया में क्या होता था, कपास की खेती होता था। मिस्र, मेसोपोटामिया, मध्य अमेरिका में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला हुआ है, लेकिन भारत में मिला हुआ था कि सबसे पहले कॉटन का खेती कहाँ होता था, भारत में, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान में।
तो ये आपका सही हो गया आपका। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी लंबी दूरी के संचार के लिए मुख्यतः किसका उपयोग करते थे? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, तो आज हम लोगों को अपने बातों को एक दूसरे से दूसरे तक पहुंचाना होता था, क्या यूज करते हैं? मोबाइल यूज करते हैं, टेलीफोन। लेकिन उस समय के लोग क्या यूज करते थे? तो तार के पत्तों का लिखना, तार के पत्तों पर लिखना। तो ये तो हमको लग रहा है कि उस समय कौन ऋषि मुनि लोग जो होते थे ना, तार के पत्तों पे लिखते थे। तो ये तो था नहीं। पत्थर और चट्टान की पट्टिका है भाई, पत्थर और चट्टान पे कोई लिख के कैसे दूसरी जगह भेजेगा? ये तो ऐसे भी नहीं पॉसिबल है। कबूतर और तोते, नहीं नहीं नहीं, कबूतर और तोते तो इस समय होता था, बॉलीवुड में होता था। बॉलीवुड वाले 90s वाले मूवी देखे हैं? कौन सा? मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया वाला में कबूतर से भेजता है चिट्ठी, और उसी में एक बड़ा प्यारा सा गाना है, कौन सा? कबूतर जा 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 कबूतर जा, मेरे प्यार का पहला संदेश मेरे मतलब कि देकर जा। तो कबूतर जा जा वाला जो सॉन्ग है वो मैंने प्यार किया मूवी। मैंने प्यार किया वाला सलमान खान का जो मूवी है, जो 90s वाले जो होंगे वो मूवी देखे होंगे। तो ये कबूतर और तोता वाला काम होता था किसमें? बॉलीवुड में होता था। हड़प्पा काल में मुहरे और मुद्रांकन से होता था। मुहर पे किसी चीज को मतलब कि लिखा हुआ रहता था, और एक जगह से दूसरे जगह उसको लिख के क्या हो जाता था, दिया जाता था। तो उससे एक दूसरे का क्या हो जाता था, मतलब जो भी संवाद है या जो भी मैसेज है वो एक जगह से दूसरे जगह जाता था। समझ गया ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सील एंड सेलिंग। पिजन एंड पैरट्स नहीं होगा, स्टोन नहीं होगा, राइटिंग ऑन पाल्म लिप्स ये नहीं होगा। किससे के थ्रू होता था? मुहरों पे। कौन सा? हाँ, मुहर। उस समय मुहर बनता था, आज भी जैसे मुहर बनता ना उसी समय मुहर बनता था। तो मुहर में आपका आयताकार का होता था, वर्गाकार का होता था, सेलखड़ी का जनरली मुहर बनता था। हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के मुहरों और टेराकोटा कलाकृति से कौन सा जानवर का चित्रण नहीं है? अच्छा, कौन सा जानवर का चित्रण नहीं है? तो गाय का चित्रण नहीं है उसमें। हाथी का है, गैंडा का है, बाघ का। गाय को उस समय क्या होता था, चित्रण उसमें किसी प्रकार का एविडेंस मिला नहीं है हड़प्पा सभ्यता काल में। ठीक, तो इस पे उसका मुहर का कोई चित्रण नहीं है गाय का। बाकी आपका हाथी का है, गेंडा का है, बाघ का है, गाय का नहीं है। गाय उस समय क्या था आपको मतलब ये उसको माना जाता था, उसको क्या कह सकते हैं, उसको पवित्र माना जाता हुआ था। गाय को उस समय पवित्र माना जाता था। तो उसके कोई मतलब कि उस तरीके का साक्ष्य नहीं है। फिर देखिए, हड़प्पाई मुहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अधिकांश मुहरे वर्गाकार होते थे, ये भी सही है। अधिकांश मुहरे सेलखड़ी से बने होते, तभी बताए हैं कि सेलखड़ी के बने होते थे। कुछ मुहरे पर केवल लेख है या कोई आकृति नहीं है, सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है। अधिकांश मुहरे मुहरे किसका आकार का? वर्गाकार आकार का होता था, आयताकार आकार का होता था। उसी तरीके से सबसे ज्यादा मुहरे किसका? सेलखड़ी का बना होता था। और कुछ मुहरों पर केवल लेख लिखे होते थे और कुछ पे कोई आकृति नहीं था, ऐसे ही था, सिंपल था। तो ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ये सही हो जाएगा डी नंबर। ये राजस्थान प्री है 2023 में, इसमें क्वेश्चन ये पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित का तो इस काल में भारत में वस्त्र निर्माण के लिए कपास का उपयोग किया जाता था। अभी बताए, कपास का उपयोग किया जाता था। यह मुख्यतः एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व यद्यपि विद्यमान था, प्रभावी नहीं था। दोनों स्टेटमेंट सही है। आज के समय में जो इस तरीके से जो धर्म का लड़ाई उड़ाई होता था, उस तरीके से सेकुलर स्टेट था। जो हड़प्पा काल में क्या था? सेकुलर स्टेट था। कोई किसी धर्म के प्रति मतलब क्या कर सकते हैं, गलत भावना नहीं रखता था। तो वो मतलब धार्मिक जो सेकुलर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता था। तो दोनों सही है इसका स्टेटमेंट। ये यूपीएससी में भी पूछा है 2011 में, और एमपीपीसीएस में भी पूछा है 2012 में। इसीलिए बोलते हैं पीवाईक्यू पढ़ने के लिए। पीवाईक्यू पढ़ने का मतलब देखिए, अब आईएएस 2011 में पूछा और 2012 में उसको एमपीपीसीएस पूछ दिया। इसी तरीके से क्या होगा कि कोई स्टेट पीसीएस जब बनाता है तो उसके आसपास में देखता है कि कैसा, अब इसमें से कोई एक स्टेटमेंट पूछा लेगा और उससे क्वेश्चन बना देगा। तो जब आप पढ़े रहेंगे तो उस समय क्या होगा, पढ़े रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ हम इसको जानते हैं, इससे संबंधित प्रश्न आएगा, आप इजिली सोल्व कर लेंगे। अब जब नहीं पढ़े रहेंगे, पीवाईक्यू नहीं देखे रहेंगे, तो ये चीजें आएगा तो लगेगा कि नया क्या मिल गया हमको। तो इसीलिए पीवाईक्यू कराया जाता है, ताकि आपको जल्दी से मतलब चीजें समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का आर्य का अफगानिस्तान के संबंध विवरण देता है? देखिए, क्या कर सकते हैं ऋग्वेद काल में। अब देखते हैं ऋग्वेद काल में जो कुछ नदियां थी ना, उसके अलग अलग नाम थे। अभी में वर्तमान में नाम उसका कुछ है, और ऋग्वेद काल में उसका नाम कुछ और था। तो थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि उस समय था आपका सिंधु नदी था।
उसका तो सिंधु का सिंधु ही नाम था। सरस्वती था, इसका भी सरस्वती ही नाम था। उसके बाद था सतुद्री, इसको सतलज के नाम से जानते हैं आज के समय में। हाँ, उसके बाद था अस्किनी, चिनाब, परुसनी, परुसनी को रवि से जाना जाता था। वितस्ता, वितस्ता था, और वितस्ता को एक सेकेंड इसका थोड़ा देखते हैं, वितस्ता वाला का कैसा था। वितस्ता को झेलम के नाम से जानते थे। वितस्ता को किस नाम से जानते थे? वितस्ता को झेलम के नाम से जानते थे। अस्किनी, चिनाब, परुसनी, रवि हो गया आपका, उसके बाद वितस्ता, झेलम हो गया, सतुद्री, सतलज हो गया। बिपाशा, बिपाशा को ब्यास के नाम से जानते थे। आज में वर्तमान समय में इसको ब्यास, जो ब्यास रिवर है कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में सिंधु की सहायिका नदियां है। सप्त संधव इसको बोला जाता था। सप्त संधव, सिंधु के आसपास में जो 7 नदियां थे उसी को मिलाकर सप्त संधव। तो कौन कौन हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 और ये 7 नदियां था। तो सातों नदियां में सिंधु और सरस्वती, आज भी उसका वही नाम है, पहले भी वही नाम था। लेकिन वर्तमान समय में कुछ नदियों का नाम चेंज हो गया। जैसे सतुद्री उस समय बोला जाता था, जिसको आज में क्या बोलते हैं? सतलज बोलते हैं। अस्किनी, उसको चिनाब बोलते हैं। परुसनी, रवि बोलते हैं। वितस्ता, झेलम बोलते हैं। और बिपाशा, इसको व्यास के नाम से जानते हैं। ठीक। अच्छा, इसी तरीके से कुछ नदियां थी अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में थे, उसके कुछ नए नाम और पुराने नाम क्या थे उसके बारे में बता देते हैं। अफगानिस्तान में जो नदियां थी उसमें था आपका अफगानिस्तान में था आपका कुबा, इसको काबुल के नाम से जाना जाता है। और एक था कुर्रुम, कुरुम था, इसको कुरम के नाम से जाना जाता है। और एक था गोमती, इसको गोमती वाले को गोमल के नाम से जानते हैं। आई थिंक इसका गोमती को गोमल, गोमती को गोमल। और एक था सुवास्तु, एक नदिया था सुवास्तु था, तो सुवास्तु को जानते थे आपको स्वात से, स्वात से। तो कुबा को काबुल से जानते थे, कुर्रम को कुर्रू से, कुर्रुम को कुर्रम से जानते थे, गोमती को गोमल से जानते थे, और सुवास्तु को स्वात से। यही वाला प्रश्न है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी आर्यों के अफगानिस्तान से संबंध का विवरण देता था? तो अफगानिस्तान से कौन था? कुबा और क्रुमु। कुबा और क्रुमु यही थे ना, क्रुमु और कुबा। अभी बताया ना, अफगानिस्तान में जो नदियां थे, इंडिया वाला तो बता दिए थे, तो अफगानिस्तान वाले 4 थे। तो अफगानिस्तान के संबंध में कौन जानकारी देता है? तो देता है आपका कुबा। अस्किनी तो ये तो इंडिया में है, परुसनी भी, ये भी क्या है? इंडिया में भी है। बिपाशा और सतुद्री ये भी इंडिया में है। तो अफगानिस्तान के बारे में कौन जानकारी देता है? कुबा और क्रमु। ठीक, ये समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख आर्यों के ईरान से भारत आने की जानकारी देता है? आर्य जो थे, आर्य इंडिया में कैसे आए हुए थे उसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कोई बोले हुए थे कि ईरान से आए हुए थे, कोई बोले थे कि मध्य एशिया से आए हुए थे, कोई बोले हुए थे कि मतलब मध्य क्षेत्र से आए हुए थे। तो उसके बारे में बोला है। तो मानसेहरा, शहबाज घाटी, ये तो अशोक का वृहद अभिलेख है, वृहद अभिलेख है। ये अशोक का वृहद अभिलेख है, और ये दोनों पाया जाता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। और ये दोनों खरोष्टी लिपि में लिखा गया हुआ है। आपको पता है कि अशोक के 14 गो बृहद अभिलेख था, 14 गो बृहद अभिलेख था, उसमें से 2 गो पाकिस्तान में था। कौन कौन? मानसेहरा और शहबाजगढ़ी। और ये दोनों खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। लेकिन जो इंडिया में था अभिलेख इसका, अशोक का, वो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया हुआ था। तो ये तो दोनों नहीं था। बाजगोई, बाजगोई ये इसके बारे में जानकारी देता है, भारत में आर्यों के आगमन के बारे में बाजगोई देता है। और जूनागढ़, जूनागढ़ के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जूनागढ़, ये रुद्रदामन का अभिलेख है, रुद्रदामन अभिलेख। इस अभिलेख में
उस समय क्या होता था, अभिलेख होता था, अभिलेख में राजा अपने अपने जो भी कार्य किए होते थे वो लिखे हुए रहते थे, पत्थर का जनरली बना होता था और उसमें लिखा हुआ रहता था कि ये क्षेत्र हमारे अपने अपने बारे में, या फिर उसके जो राज दरबारी जो कवि वगैरह होते थे वो लिखते थे कि हमारे राजा के बारे में, उसका जो भी मतलब क्वालिटी था वो बताते थे। तो ये रुद्र दामन अभिलेख था, इसमें 4 राजाओं के बारे में जिक्र किया गया हुआ। किसका किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अशोक के बारे में है। उसके बाद है रुद्रदामन, रुद्रदामन, और है स्कंदगुप्त। अब स्कंदगुप्त, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यह बताया गया है कि इसने सौराष्ट्र, सौराष्ट्र कहां पे? गुजरात, गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण कराया हुआ था। सुदर्शन झील, सुदर्शन झील का निर्माण कराया हुआ था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, सौराष्ट्र में। और उस समय यहाँ के राजा कौन थे? यहाँ के राजा थे पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त उस समय यहाँ के राजा थे जब इन्होंने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया हुआ था। अशोक के बारे में यह बताया गया था कि इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया हुआ था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया हुआ था, पुनर्निर्माण कराया हुआ था। कौन? अशोक, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। रुद्रदामन के बारे में यह बताया जाता है कि सुदर्शन झील के पास बांध बनवाया हुआ था। सुदर्शन झील के पास बांध बनवाया हुआ था, बांध बनवाया था। और थोड़ा सा जानकारी दिया गया हुआ है स्कंदगुप्त के बारे में। तो जूनागढ़ अभिलेख के बारे में आपको बता दिए। जूनागढ़ अभिलेख किससे था? रुद्रदामन अभिलेख से संबंधित था। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त के बारे में बताया है। इसने सौराष्ट्र गुजरात में पुष्यगुप्त उस समय राजा थे, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अशोक ने सुदर्शन झील का, बीपीएससी में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था। और सुदर्शन झील के पास बांध का बनवाया हुआ था। कौन? रुद्रदामन। तो इसका कौन सा? ईरान से भारत आने की जानकारी किसके द्वारा दिया गया हुआ था? बाग्ज कोई जो था उसमें दिया हुआ था। ठीक, इतना समझ गए आप? एक चीज और थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 तक हम लोग पहुंच गए, 44 है। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो वैदिक काल में, हम लोग वैदिक काल वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया इससे पहले वाला में। तो वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों से उच्च स्थान प्राप्त था। वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों से उच्च स्थान प्राप्त था, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्योंकि उस समय पितृसत्तात्मक व्यवस्था था, तो जाहिर सी बात है महिलाओं को ऊंचा स्थान कैसे मिलेगा? संभव ही नहीं है। कुछ क्षेत्रों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था विद्यमान थी, ये सही बात है। मनुस्मृति के प्रभाव से महिलाओं पर प्रतिबंध, हाँ, अर्ली वैदिक पीरियड में महिलाओं को बहुत सारे स्वतंत्रता मिले हुए थे, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में महिलाओं को क्या हुआ? प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये मनुस्मृति एक बुक है, उसमें कैसे कैसे मतलब कि कार्य वगैरह होता है, कैसे समाज वगैरह सोसाइटी वगैरह चलता है, उसके बारे में एक बुक है, लिखा हुआ है, ग्रंथ है। ठीक, तो उसके आधार में महिलाओं पर प्रतिबंध बिल्कुल सही है। श्रम विभाजन की अवधारणा स्वीकार होने पर महिलाओं की स्थिति बदल गई हुई थी। तो अब थोड़ा देख लेते हैं। वैदिक काल था, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक थी, बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, तो उसमें महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिला था। अब वैदिक काल में देखिए महिलाओं की क्या स्थिति थी। तो महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार जो आजकल होता है ना, उसी तरीके से महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था। उनको संपत्ति का अधिकार था, बहुविवाह था, पुनर्विवाह का कॉन्सेप्ट था उस समय, पुनर्विवाह का था, नियोग प्रथा था। अच्छा, उस समय ये था आपका बहुपति विवाह, यहीं से आया हुआ था ब्रेकअप का कॉन्सेप्ट। बहुपति विवाह का कॉन्सेप्ट कहां से आया था?
उत्तर वैदिक काल में था क्या कहते हैं, वैदिक काल में बहुपति विवाह का, कि अगर किसी औरत को अगर चाहता है कि दूसरे पति से शादी करने का, तो उसको मतलब शादी करने का राइट था। ठीक, तो इसलिए बच के रहिएगा, ज्यादा इधर उधर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप लोग कभी निकल लेगी। तो बहुपति विवाह था उस समय में। उस समय में शिक्षा में महिलाओं को राइट था, शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था। अच्छा, कुछ विदुषी महिलाएं थी, कुछ विदुषी महिलाएं थी, उसके बारे में आपको बता देते हैं कौन कौन थी, जो मतलब काफी क्या कह सकते हैं, ज्ञान उनके पास था, नॉलेज था। तो उसमें थी आपका अपाला, अपाला, लोपामुद्रा, उसके बाद हो गया आपका ये सिक्ता, नीवावाड़ी, विश्ववारा, ये सब आपका अर्ली वैदिक पीरियड में था। अर्ली वैदिक पीरियड में ये विदुषी महिलाएं थी, ये सब विदुषी महिलाएं थी, ये सब विदुषी महिलाएं थी, काफी इनके पास ज्ञान था, नॉलेज था। ठीक, अब थोड़ा इसमें देखते हैं लेटर वैदिक काल में कौन कौन सी महिलाएं थी जो उनके पास क्या हुआ था, नॉलेज था। तो लेटर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में जो विदुषी महिलाएं थी उसमें थी शुभला, शुभला, गार्गी, मैत्री, कात्यायनी, कात्यायनी, वेदवती, ये सब महिलाएं जो थी वो थी उस समय की क्या थी, स्कॉलर थी, विदुषी थी, काफी इनके पास मतलब की जानकारी था, पढ़े लिखे लोग थे। तो ये था अर्ली वैदिक पीरियड में कौन का था, अपाला था, लोपामुद्रा, सिक्ता, नीमावरी, विश्वावारा। ठीक, ये सब विदुषी महिलाएं थी अर्ली वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में कौन कौन थी, शुभला थी, गार्गी थी, मैत्री थी, कात्यायनी थी, वेदवती थी। तो इनका नाम लिखिएगा क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि मतलब कि ये कौन कौन थे उस समय, किस काल से संबंधित थे, तो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो इसको याद रख लीजिएगा, इससे संबंधित आगे क्वेश्चन भी आएगा। हाँ, आ गया एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, उसी टाइप का था, मैच द लिस्ट। तो कुभा में क्या था, काबुल था। परोसनी किसका था, रवि का था। सादा नीरा किसको बोलते हैं, गंडक नदी। गंडक नदी जो है ना अभी बिहार में बहती है गंडक नदी, तो उसको सादा नीरा, सादा नीरा इसलिए बोलते थे कि इसमें हमेशा पानी रहता था, हमेशा इसको गंडक। और इसके बाद सतुद्री, सतुद्री किसको बोलते थे, सतलज को। तो ए का 2 हो गया, ए का 2 हो गया, यानी कि ऑप्शन ए में सिर्फ बी में ही है, तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सेकेंडो में आंसर देंगे। ए का 2 काबुल में है, बाकी सब अपने आप ऑलरेडी मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक समाज के कर्मकार कौन थे। तो वैदिक समाज के कर्मकार ये थे, आपका दास था। उस समय वैदिक समाज में जो कर्मकार थे, दास कर्मकार, ये दोनों एक ही, दास कर्मकार एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते थे। तो ये दास थे, जो वैदिक समाज के जो कर्मकार थे वो कौन थे, दास थे। अच्छा, व्हाट वाज द मीडियम ऑफ ट्रेड एक्सचेंज ड्यूरिंग, अच्छा वैदिक पीरियड काल में जो हम लोग उस समय क्या था, सिक्के वगैरह नहीं थे, ट्रेड कैसा होता था, बार्टर सिस्टम से होता था। बार्टर सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है, वस्तु विनिमय, कि आप उधर से कोई सामान दीजिएगा, इधर से हम कोई सामान देंगे, पैसा नहीं देना है, सामान के बदले सामान होता था। ठीक, तो उस समय निष्क, ये कौन था, निष्क, उसके बाद होता है कृष्णला, निष्क, कृष्णला, शतमान, और एक था पाद। ये इकाई थी, माप का इकाई था, ये माप का इकाई था, ये चारों चारों। ठीक, माप का इकाई था। तो निष्क एक सोने का टुकड़े था, सोने के टुकड़े को निष्क बोला जाता था। तो यानी कि ये चीजें आप देते थे, माप का जो इकाई था, ये चीजें देते थे, आपको उधर से क्या मिलता था, सामान मिलता था। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट वाज द मीडियम ऑफ ट्रेड एक्सचेंज ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। तो निष्क था, कृष्णला था, शतमान था, गण नहीं था, श्रेणी नहीं था। गण क्या था कि उस समय जो राजनीतिक संगठन थे, तो राजनीतिक संगठन में पहले आता था राष्ट्र आता था, फिर उसके बाद गण आता था, फिर उसके बाद विश्व आता था, फिर उसके बाद कुल आता था। अभी जैसे देखते हैं ना कि क्या हो गया, केंद्र हो गया, फिर राज्य हो गया, फिर जिला हो गया, फिर क्या हो गया आपका ग्राम हो गया। इस तरीके से हायरकी है ना, उसी तरीके से वैदिक पीरियड में यही था, राष्ट्र था, गण था, विश्व था, कुल था। ठीक, तो ये वाला तो आपका नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाइएगा, तो आप क्या एलिमिनेशन लगाइएगा कि गण नहीं है, तो अगर आप ये तीनों आपको पता भी नहीं है तो भी आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा। 4 नंबर नहीं है, तो 4 नंबर नहीं है तो ये कट गया,
ये कट गया, यानी कि आपका दो ऑप्शन खत्म हो गया। आपके पास अब दो ही ऑप्शन बचा, दो पे आपको गेम खेलना है। ठीक, अगर आपको कुछ नहीं भी पता है, सिर्फ एक भी पता है, तो भी आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए श्रेणी, श्रेणी भी उस समय नहीं था। श्रेणी एक मतलब कि वो मतलब ग्रुप था, मतलब क्या था, व्यापार का वो भी था, लेकिन उसका कोई मतलब वो नहीं था। तो पांचवा, तो ये पांच भी खत्म है, यानी कि 1 2 3 आपका आंसर सही है। क्या सही है, 1 2 3। तो अगर आप इलिमिनेशन मेथड लगेंगे, अगर आपको मान लीजिए कि श्रेणी के बारे में भी पता नहीं है, तो आप गेम खेल जाइए 50-50 में दो में से एक तो कोई ना सही होगा ही होगा। तो जहां 4 का है वहां पे क्या होगा, 2 आपका आ गया, तो 2 से आप उसका आंसर क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए वही बता रहे थे कि उस समय जो राजनीतिक संगठन थे तो कौन कौन थे। तो सबसे ऊपर था राष्ट्र, उसके ऊपर था जन, फिर विश्व, फिर ग्राम, फिर कुल। यहाँ पे ये साइन हो जाएगा, ये साइन नहीं दिया हुआ है, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा। सबसे ऊपर था आपका राष्ट्र, राष्ट्र के नीचे था आपका जन, जन के नीचे था आपका विश्व, और विश्व के नीचे था आपका ग्राम, और ग्राम के नीचे था आपका कुल। विश्व के जो प्रधान होते थे, विश्व का जो हेड होता था उसको विश्वपति बोलते थे, विश्वपति। और ग्राम का जो हेड होता है, आज भी जैसे ग्राम का प्रधान बोलते हैं ना, मुखिया बोलते हैं ना, तो उस समय उसको ग्रामनी बोलते थे। जो ग्राम का हेड होता था उसको ग्रामनी बोलते थे। और कुल, कुल यानी घर का, जो घर का मुखिया होता था उसको कुलपति बोलते हैं। क्या बोलते थे, कुलपति बोलते थे। ठीक, और राष्ट्र हो गया, जन हो गया। तो ये हायरार्की था उस समय, राजनीतिक जो संगठन थे। वर्तमान समय में जो संगठन था उसी तरीके से उस समय था। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, राष्ट्र सबसे बड़ा होगा, फिर जन होगा, फिर विश्व होगा, फिर ग्राम होगा, फिर कुल होगा, यानी बी नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये एमपीपीसीएस 2023 का क्वेश्चन है। देखिए अभी हाल में ही 2023 में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है, तो अगर आप इसमें से थोड़ा बहुत देख लेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगा। यही वाला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन महिला विदुषिया ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। अभी बताए ना कौन कौन सी महिला क्या थी, विदुषिया थी, जो ऋग्वैदिक काल से संबंधित थी। तो विश्ववारा थी, ठीक, अपाला थी, लोपामुद्रा थी, घोषा थी। ठीक, उसके अलावा दो और कौन कौन थी, निक्ता और ये नीमावरी, नीमावरी, सिक्ता और नीमावरी, सॉरी, सिक्ता और नीमावरी। ये 6 विदुषिया थे उस समय। वैसे तो बहुत थी, लेकिन फेमस यही थे विश्ववारा, अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता और नीमावरी। तो यहाँ पे किया है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला विदुषीय ऋग्वैदिक काल से संबंधित थी। तो ये चारों के चारों थे। ये क्या थे, इन सभी, ऑल ऑफ दीज, सब के सब क्या थे, महिलाएं थी। ये सब थे अर्ली वैदिक पार्ट के। और लेटर वैदिक पार्ट में कौन कौन था, गार्गी, मैत्री, वेदवती, कात्यायनी, सुबला, ये सब का था लेटर वैदिक पीरियड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, ऋग्वैदिक काल में जो कुछ फसल थे, उस फसल के अलग अलग नाम से जाना जाता था। ठीक, अलग अलग नाम से जाना जाता था। तो व्रीहि को क्या नाम से जाना जाता था, चावल को, राइस से जाना जाता था। मुदगा मूंग से रिलेटेड था, तो ये क्या था, मूंग था। यौ, जौ यानी कि जौ, जौ जो होता है ना, तो ये मिलेट से था। और इक्षु किसको बोलते थे, सुगर केन से, सुगर को बोलते थे। जो ईख होता था उसको क्या बोलते थे, इक्षु बोलते थे। तो वैदिक काल में ये कुछ नाम थे जिसके क्या था, वैदिक काल में कुछ नाम थे, फसलों के नाम थे, उसके बारे में ये मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो ये व्रीहि का ए का क्या हो जाएगा, 2। तो ए का 2 हो गया, तो सीधा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बारे में हमको सोचना ही नहीं है, एबीसी के बारे में हमको सोचना ही नहीं है, सीधा डी नंबर ऑप्शन का। अब देखिए मिला के देख लीजिए सही है कि गलत है। ए का हो गया आपका 2, बी का आपका क्या हो जाएगा 3, बी का 3 हो गया, सी का क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा 4, सी का 4 हो गया, और डी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। करेक्ट मैच हुआ। तो हमको देखने की क्या है, कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, कुछ फसलों के उस समय जो नाम थे वो थोड़ा नोट कर लीजिए। तो क्या क्या था, जौ, जौ को क्या नाम से जाना जाता था, यावा, जौ को यावा के नाम से जाना जाता था। चावल को किस नाम से जाना जाता था, व्रीहि, व्रीहि के नाम से जाना जाता था। साली, साली के नाम से भी जाता था। और तंदुला, ये चावल को जाना जाता था। और उसके बाद है आपका गेहूं को किस नाम से जाना जाता था, गेहूं को जाना जाता था गोधूम से, गेहूं के नाम जाना जाता था गोधूम को। और उसके बाद है आपका मूंग, मूंग को किस नाम से जाना जाता था, मुदगा, मूंग को मुदगा के नाम से जाना जाता था। और उड़द को जाना जाता था आपका मासा से, उड़द को मासा से जाना जाता था। और बाजरा को जाना जाता था
श्याम का। तो ऋग वैदिक काल में कुछ फसल थे जिनके नाम थे, जौ को यावा के नाम से जाना जाता था, चावल को ब्रीही, साली या फिर तंदुला के नाम से जाना जाता था, गेहूं को गोधुम से, मूंग को मुदगा से, उड़द को मासा से और बाजरा को श्यामका के नाम से जाना जाता था उस समय में। किसका? ऋग वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक संहिताएं, ब्रह्म, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिता मतलब एक क्रोनोलॉजी पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन आया हुआ था। ठीक, तो सबसे पहले आया था वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो यही वाला सही है। यहाँ पे आरण्यक, अरण्य में क्या होता है? अरण्य में होता है जंगल। तो जो ग्रंथ जंगलों में लिखा जाता था उसको क्या बोला जाता था? अरण्यक बोला जाता था। ठीक, अच्छा ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ 4 थे। ब्राह्मण ग्रंथ 4 थे। कौन कौन चारों का था? मतलब ऋग्वेद, ऋग्वेद में था, ऋग्वेद में था आपका ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी। ऋग्वेद, सामवेद में था आपका षड्विश, तांडे या इसी को बोला जाता था पंचविश, और था जमैनीय, जमैनीय। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद में था आपका शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। और अथर्ववेद में था, अथर्ववेद में था गोपथ ब्राह्मण। ठीक, ये था आपका ब्राह्मण ग्रंथ थे। तो चारों का था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सबका अलग अलग था। उसी तरीके से अगर आप हम थोड़ा सा देख लेते हैं उपनिषद, उपनिषद के बारे में देख लेते हैं। उपनिषद के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं, उपनिषद क्या था। उपनिषद, उपनिषद होता है समीप, और निषद में, निषद में होता है शिक्षा। गुरु के पास जो, गुरु के जो समीप बैठकर शिक्षा लिखते थे, लेते थे, उसको क्या बोलते थे? उपनिषद बोलते थे। टोटल उपनिषद से 108। इसमें से कुछ फेमस उपनिषद थे, जैसे था कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच, यम और नचिकेता, यम और नचिकेता का संवाद था। उसके बाद था बृहदारण्य निषद उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद। यह सबसे बड़ा उपनिषद था, सबसे बड़ा उपनिषद था ये। इसमें याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में संवाद था। उसके बाद था मुंडक उपनिषद, मुंडक, मुंडक, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से ही क्या था? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयतो कहां से दिया गया हुआ था? यही मुंडकोपनिषद से ही लिया गया हुआ था। तो ये आपको उपनिषद में हो गया। तो कौन सा? वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, यही वाला क्रोनोलॉजी सही था। यूपीपीसीएस 2024 का 2014 का ये क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यही वाला फिर आपको मैच का आ गया। अभी आपको बताया था ना कि ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन था। ब्राह्मण ग्रंथ में था आपका ऋग्वेद, ऋग्वेद का 2 था, ऐत्रेय और कौशितकी। सामवेद का 3 था, आपका सामवेद का 3 था, षड्विश, तांडे या इसी को पंचविश बोला जाता है, जमैनीय, जमैनीय। और इसके बाद था आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण था। और उसके बाद था अथर्ववेद, अथर्ववेद का गोपथ
ब्राह्मण था। तो इससे मैच कराइए। ऋग्वेद, ऋग्वेद में आपका कौन सा हो गया? ऐतरेय। सामवेद में आपका कौन सा हो जाएगा? सामवेद में हो जाएगा आपका पंचवीस, सामवेद में पंचवीस। अथर्ववेद में कौन था? अथर्ववेद में आपका था गोपत। अथर्ववेद में आपका हो गया गोपत। और यजुर्वेद में क्या था आपका? शतपथ ब्राह्मण। हाँ, तो ऋग्वेद ए का क्या हो जाएगा? ए का 3, ए का 3। बाकी 3 ऑप्शन अपने आप कट गया, सीधा का सीधा जाएगा। ए का 3 हो जाएगा। सामवेद का बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 होगा पंचवीस, पंचवीस यहाँ पे सामवेद का हो गया। अथर्ववेद, अथर्ववेद का क्या हो जाएगा आपका? गोपत। क्या हो जाएगा? सी का सॉरी सी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, सीधा एक ऑप्शन देखे उससे आपका हो गया। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ थे उस समय में। ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद थे ना, 4 वेद थे। तो चारों वेदों का जो एक ब्राह्मण अपना ग्रंथ था, तो सब ग्रंथ का फिर अलग अलग जो ये चीजें था वो आपको हम बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर उसी तरीके से आया हुआ है। ऋग्वेद में किस चीज के बारे में बताया गया हुआ था? सामवेद में किसके बारे में बताया था? अथर्ववेद में किसके, और क्या कह सकते हैं यजुर्वेद में किसके बारे में क्या बताया गया था? तो देख लेते हैं। वेद कितने थे? वेद टोटल कितने थे? 4। कौन कौन था? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और एक और कौन था? अथर्ववेद। ठीक, इसमें ऋग्वेद में ईश्वर की कामना से था, ईश्वर की पूजा पाठ के बारे में था। सामवेद में क्या था? संगीत गायन, संगीत गायन। उसके बाद यजुर्वेद में था आपका कर्मकांड से रिलेटेड था। और इसमें क्या था? दवा से रिलेटेड था, औषधि, औषधि से रिलेटेड था। ठीक, हाँ। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल थे? 10 मंडल थे। ऋग्वेद में 10 मंडल थे। 2 से 7 को पुराना मंडल जाना जाता था, पुराना मंडल जाना जाता था। और इसी के तीसरा मंडल, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल था, उसके रचयिता कौन थे? विश्वामित्र। और इसी में कौन सा? गायत्री मंत्र है। तो आपसे पूछ देगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र है? तो तीसरे मंडल में। और तीसरे मंडल के रचयिता कौन थे? विश्वामित्र थे। अब क्वेश्चन देखते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या था? मेडिसिन, अभी बताया ना, दवा से संबंधित था, औषधि से संबंधित था। ऋग्वेद में क्या था? ईश्वर, ऋग्वेद में क्या था? ईश्वर, ईश्वर के बारे में था, ईश्वर के था, देव कृपा था। यजुर्वेद में क्या था? सामवेद में क्या था आपका? म्यूजिक। सामवेद में क्या था? संगीत था। और यजुर्वेद में आपका क्या हो जाएगा? यही सेक्रीफाइस, कर्म का, यज्ञ विधि, कर्म कांड वगैरह जो था, ये सब चीज था। तो आपका इसका कौन सा हो जाएगा? ए का हो गया आपका 3, ए का 3, यानी 2 को ऑप्शन कट गया, ए का 3 हो गया। बी का हो जाएगा आपका 1, बी का आपका कौन सा हो जाएगा? 1, तो ये भी कट गया। अब आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 2 हो जाएगा, कौन सा? सैक्रिफाइस प्रोसेस। और डी का क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। सामवेद, सॉरी क्या कहते हैं, डी का 4 हो जाएगा। ये सही है ना? समझ गए? तो ऋग्वेद के बारे में आपको समझ में आएगा। 4 कितने थे? वेद कितने थे? 4 वेद थे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में मतलब कि क्या था? आपको ईश्वर के बारे में बताया गया हुआ था। सामवेद में संगीत के संबंधित है। और यजुर्वेद में आपका यज्ञ से संबंधित था। और औषधि से संबंधित किसमें था? अथर्ववेद में। अच्छा, इन तीनों को, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को मिलाकर वेद त्रयी बोला जाता है, वेद त्रयी बोला जाता है। ठीक, इसमें इसको अलग है ये, क्योंकि ये लौकिक पे बात करता था, तो ये तीनों से अलग था। बाकी तीनों को मिलाकर वेद त्रयी बोला जाता था। ठीक, ऋग्वेद से संबंधित आपका ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण और नासत्य के बारे में उल्लेखित किया गया हुआ? तो उस समय बताते थे मानसेरा और साबगढ़ी, ये क्या था? अशोक का अभिलेख था। और ये कहाँ था? पाकिस्तान में था। तो ये 2 को होना गए। जूनागढ़ के बारे में बता ही दिए थे, रुद्रदामन क्या था? वो रुद्रदामन के बारे में था। तो ये बोगाज कोई सी नंबर में जो क्या कह सकते हैं, देवी के बारे में, जो अलग अलग उस समय क्या था? देवी थे, जैसे इंद्र हो गए। उसके बाद क्या हो गया आपको क्या कह सकते हैं?
अलग अलग जो देवी देवताओं थे उनके बारे में जिक्र किया गया हुआ था। तो वो कौन सा इंस्क्रिप्शन में था, किस अभिलेख में था? तो बोगजा कोई में था। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा हाँ देख लीजिए, ये है आपका चरक, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और विशाखदत्त। चरक देखिए, हाँ ये कौन था? एक था आयुर्वेद, आयुर्वेद था। आयुर्वेद के प्रमुख आचार्य थे, उसमें थे कौन कौन? चरक, सुश्रुत, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, जीवक, ये चारों प्रमुख आयुर्वेद के क्या थे? आचार्य थे। ठीक, तो चरक किससे संबंधित हो गया? चरक हो गया आपका चिकित्सा से। ब्रह्मगुप्त था आपका मैथमेटिशियन। विशाख दत्त था आपका नाटककार। वराहमिहिर था ज्योतिष। विशाख दत्त ये था मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त। इस पुस्तक में आपको पता है कि जो चाणक्य थे, चाणक्य थे तो पहले कहां थे? घनानंद के दरबार में रहते थे। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, तो उसको ना बेइज्जती करके चाणक्य को वहां से अपने दरबार से हटा दिया। तो उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने एक मतलब क्या किया? साजिश रचा या षड्यंत्र रचा, और उसमें राक्षस उसका मंत्री था। उसका नाम था राक्षस, किसका? घनानंद का मंत्री था। उसको सबसे पहले अपने पक्ष में लाया। आपको किसी से दुश्मनी निकालना है तो सबसे पहले किसको अपने पक्ष में लाइएगा? जो उसका सबसे करीबी है। वो उसका सबसे कमजोर कड़ी बताएगा ना कि आप किस कड़ी पे प्रहार कीजिएगा तो वो टूट जाएगा। ठीक, तो चाणक्य ने भी सबसे पहले क्या किया? जो घनानंद का मंत्री था कौन? राक्षस, तो राक्षस को अपने पक्ष में किया और एक षड्यंत्र रचा, और उसी षड्यंत्र के सहायता से क्या किया? घनानंद को पोस्ट से हटाया और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बनाया? राजा बनाया, और मौर्य वंश की स्थापना किया। तो चाणक्य बोला है ना कि चाणक्य का बुद्धि, सबको बोलता है ना कि चाणक्य का बुद्धि, चाणक्य का बुद्धि। तो घनानंद से ही उसका खटपट हो गया था, अनबन हो गया था। तो उसको पोस्ट से हटाने के लिए, उसको राजपाट से हटाने के लिए फिर चंद्रगुप्त से मिला, और चंद्रगुप्त से मिलकर बोला कि हम आपको आपका क्या करेंगे? मौर्य मतलब कि साम्राज्य बना देंगे, मगध का राजा बना देंगे, आप हमारा साथ दीजिए। और उसी तरीके से चंद्रगुप्त ने साथ दिया, और उसने क्या किया कि जो राक्षस था उसका मंत्री, उसको अपने पक्ष में लाया। इसी बुक में लिखा गया हुआ है मुद्रा राक्षस में। कौन? जो लेखक है विशाख दत्त, नाटककार है। नाटक के बारे में ड्रामा के माध्यम से इसके बारे में बताया गया है। तो विशाख दत्त क्या था? नाटककार था। तो उसके बुक थे, विशाख दत्त का कौन सा? मुद्रा राक्षस था। ब्रह्मगुप्त आपका गणितज्ञ थे, और ये वराहमिहिर आपका क्या थे? ज्योतिष थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा आपका 2, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा आपका 1, और सी का हो जाएगा आपका 4, और डी का हो जाएगा आपका क्या सा? नाटककार। यानी कि ए नंबर आपका सही हो गया। चरक क्या थे? चिकित्सक थे। ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे। वराहमिहिर क्या थे? ज्योतिष थे। और विशाखा दत्त क्या थे? नाटककार थे। और आयुर्वेद में 4 प्रमुख आचार्य थे: चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, जीवक। ठीक, जीवक इसका अशोक के समय में भेजा हुआ था उज्जैन में। उसके एक दोस्त थे, उसका तबियत खराब हो गया था, तो जीवक को भेजा था उसको इलाज करने के लिए, वो आचार्य थे। ठीक, समझ गया ना? अब नेक्स्ट लास्ट जो आपका क्वेश्चन है आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। 6 दर्शन थे, उस दर्शन में, सभी दर्शन में अलग अलग क्या चीजें जिक्र किया गया हुआ था, उसी के बारे में है। ये यूपी बीईओ 2019 का क्वेश्चन है। तो न्याय दर्शन में था तर्कशास्त्र में, तर्कशास्त्र था न्याय दर्शन में। मीमांस दर्शक में आपका था मीमांस दर्शन, ये तर्कशास्त्र हो गया, यानी कि ए का 4, ए का 4, और बी का क्या था? 3, वैदिक कर्मकांड। वैदिक कर्मकांड था, मीमांस में था। और सांख्य दर्शन में आपका था वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति थी, और वेदांत में था आपका आत्मज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोटल 6 दर्शन थे। 6 दर्शन थे। इसमें कौन थे? न्याय दर्शन, तर्कशास्त्र, मीमांस दर्शन, वैदिक कर्मकांड, सांख्य दर्शन, वास्तविक ज्ञान था, और वेदांत था आपका आत्मज्ञान से था। ठीक, तो ये आपका आज का क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट नहीं है, यहीं तक है।
तो आज कंप्लीट हो गया, इतना ही क्वेश्चन था, 44 क्वेश्चन था, जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन और ऋग्वैदिक काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको काफी क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसको देखिएगा और इससे संबंधित और भी कुछ जानकारियां होगा तो उसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। हम लोगों का प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर मतलब कि क्वेश्चन आपके समक्ष लाएं, ताकि आपको एग्जाम में उसका ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, बेनिफिट मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अब जो मेरा जो क्लास होगा वो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का होगा। उसमें जैनिज्म और बुद्धिज्म से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो हम आपके समक्ष लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, काफी समय हो गया। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।